नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री ने उत्तरायण, पोंगल, बिहू के पावन अवसर पर देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, पोंगल को एक वैश्विक त्योहार के रूप में उभरते हुए देखना सुखद है। आईपैक छापा मामले में ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। भारत की मेजबानी में आज से शुरू होगी 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र और एआई पर होगी बड़ी चर्चा। 60 से अधिक देश होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच अब तक लगभग 2000 लोगों की मौत। प्रदर्शनकारियों से बोले ट्रंप, रास्ते में है मदद। और खेल की खबरों में भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे राजकोट में आज। 3 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर पोंगल की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि पोंगल के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह विशेष त्योहार हमें मानवीय श्रम और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध की याद दिलाता है। यह त्योहार कृषि, हमारे मेहनती किसान, ग्रामीण जीवन और श्रम के महत्व की गहराई से जुड़ा हुआ है। परिवार एक साथ मिलकर पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और खुशियों और सद्भावना साझा करते हैं। ये पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत करता है और एकजुटता की भावना को बल देता है। प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि पोंगल उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है जो अपने परिश्रम से हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल तमिल परंपराओं की समृद्धि का एक शानदार प्रतीक है। भारत में हमें इस बात पर गर्व है कि हम विश्व की सबसे प्राचीन भाषा तमिल के जन्म स्थान हैं। पीएम ने पत्र में कहा कि पोंगल को एक वैश्विक त्योहार के रूप में उभरते हुए देखना सुखद है। तमिलनाडु में भारत के विभिन्न हिस्सों में और विश्व भर में फैले तमिल समुदाय द्वारा इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार सभी के जीवन में समृद्धि, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति त्योहार की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। तिल और गुड़ की मिठास से भरा भारतीय संस्कृति और परंपरा का ये दिव्य अवसर हर किसी के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता लेकर आए। सूर्यदेव सबका कल्याण करें। संक्रांति के इस पावन अवसर को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। मैं सूर्यदेव में सबके सुख, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। असम में सबसे बड़े त्योहारों में से एक भोगली बिहू मनाया जा रहा है। माघ बिहू, जिसे भोगली बिहू भी कहा जाता है, इसका अर्थ है भोजन या भोग का आनंद लेना। इस त्योहार को माघर दोमाही के रूप में भी जाना जाता है, जो फसल कटाई के बाद खुशी का एक उत्सव है। भोगली बिहू से एक दिन पहले उरुका मनाया जाता है और इस अवसर पर राज्य भर के युवा हैं वो अनोखे भेलाघर यानी कि झोपड़ी जैसी संरचनाएं बनाते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जियां, मछली आदि से जुड़ी हुई जो दावतें हैं वो तैयार की जाती हैं। महिलाएं अपने विशेष मिठाइयों का प्रदर्शन करती हैं, जिनमें तिल पीठा, नारिकोल लारू से लेकर सुंगा साउल जैसे पकवान शामिल हैं। आज सुबह लोग अग्नि देवता की पूजा करने के लिए मेजी जलाकर महाखोरई, अखोई, पीठा अर्पित करते हैं। पूरा दिन दावतों के साथ साथ मुर्गों की लड़ाई, बैल की लड़ाई जैसे पारंपरिक खेल और अन्य गतिविधियां जो है उनसे ओतप्रोत रहता है पूरा दिन। इस पर्व को लेकर डीडी न्यूज की संवाददाता सुबीना रॉय ने लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि त्योहार न सिर्फ कृषि और फसल के अच्छे उत्पादन का प्रतीक है, बल्कि ये असम की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखता है। इस दौरान असम के लोग एकजुट होकर खुशी और उमंग के माहौल में उत्सव को मनाते हैं, जो पूरी तरह से पारंपरिक रीति रिवाजों और स्थानीय पकवानों से भरपूर होता है। सब लोग मिलके ये भोज हम लोग खाता है ये नदी के पार, और मेजी भी जलाता है और भेलाघर भी
बनाता है। भेला घर में हम लोग रात में रख के सब आदमी वहाँ बैठता है। उसके बाद उसमें आयोजन करता है खाने बनाने का। सुबह में जला रहता है, सुबह भी इसको जला रहता है, मैगी भी जलता है, ये भी जलता है। और यहाँ पे आप लोग के गांव में क्या क्या, जैसे कृषि प्रधान देश है असम, और यहाँ पे धेमाजी और लखीमपुर में कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो क्या क्या आप लोग खेती करते हैं यहाँ पे? धान का खेती होता है और सरसों जो मस्टर्ड ऑयल बोलता है ना, उसका खेती होता है, और जो मास कलर माटीमा उसका होता है, ये सब होता है। तो असम जो कि एक कृषि प्रधान देश है, तो इसके जो जितने भी उत्सव है, बिहू जो है कृषि से जुड़ा हुआ है, और इन्हीं में से जो एक श्रेष्ठ जो कहेंगे बिहू है वो है भोगाली बिहू। मतलब जो भी सुख समृद्धि जो हमें प्राप्त होता है प्रकृति से, तो उसी का उपभोग करते हैं यहाँ के गांव के लोग। पहले तो वो अपने ईश्वर को उत्सर्गा करते हैं, और उसके बाद उस जो भी प्रकृति ने दिया है उसका उपभोग करते हैं। भोगाली बिहू की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। डीडी के डिब्रूगढ़ टीम के साथ सुबीना रॉय, डीडी न्यूज़। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के बीच जो तमाम श्रद्धालु हैं उन्होंने हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, जबकि मकर संक्रांति के अवसर पर पूरा मध्य प्रदेश उत्सव में रंगा हुआ है। वहीं उज्जैन में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में भी पवित्र स्नान के लिए जयदेव मेले में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर में तिल, गुड़, खिचड़ी, चक्की का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। हर की पौड़ी पर स्नान करने आए भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हम भी मकर संक्रांति के नहाने आए हैं जी। यहाँ पे स्नान किया हमने सुबह 6 बजे, और बहुत अच्छा लगा। फैमिली साथ है, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। हाँ जी, तो अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। और आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला यहाँ स्नान करने का, और यहाँ का व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। एकदम आत्मा तृप्त हो गया। एकदम जो जितना भी कुछ पाप किया होगा हमें लग रहा, तो हम एकदम ऐसे सुख का प्राप्ति हो गया है। बाकी सब देखो भोलेनाथ का जो कृपा हो रहेगी वो तो है ही। कोहरा भी है, ठंड भी है, फिर भी नहाने के बाद कोई ठंड नहीं है। एक बार ऐसा लगता है कि ठंड है, अब नहाने के बाद में कोई ठंड नहीं है। गंगा जी का इतना शक्ति है कि इसमें जो है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठंड का ऐसा कुछ। और वहीं प्रयागराज के माघ मेले में षटतिला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 6 बजे से लगभग 9.5 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दिन का महत्व विशेष रूप से स्नान और तर्पण से जुड़ा हुआ है, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। तो पोंगल के त्योहार पर एक बार फिर आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस त्योहार पर पत्र लिखकर सबको शुभकामनाएं दी। इन बातों को किस तरह से उन्होंने पत्र में साझा किया अपने भावों को, आइए आपको बताते हैं। तो प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि पोंगल के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं, और ये विशेष त्योहार हमें मानवीय श्रम और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध की याद दिलाता है। ये त्योहार कृषि, हमारे मेहनती किसान, ग्रामीण जीवन और श्रम के महत्व की गहराई से जुड़ा हुआ है। परिवार के साथ मिलकर पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। ये पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। पोंगल की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि एकजुटता की भावना किस तरह बलवान होती है, ये त्योहार उस बात का प्रतीक है। पोंगल तमिल परंपराओं की समृद्धि का भी शानदार परिचायक है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम विश्व की सबसे प्राचीन भाषा तमिल का जन्म स्थान है। जब भारत की बात करते हैं तो ऐसे में पोंगल को एक वैश्विक त्योहार के रूप में उभरते हुए देखना एक सुखद अनुभूति है। साथ ही उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भारत के विभिन्न हिस्सों में और विश्व भर में फैले
तमिल समुदाय द्वारा इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार सभी के जीवन में समृद्धि, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। बढ़ते आगे और आईपैक छापा मामले में ईडी की याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने ममता बनर्जी को पार्टी बनाते हुए एक याचिका दाखिल की, जिसकी अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो बहुत मामला गर्म है। ईडी ने घटना की तुलना शारदा घोटाले के दौरान हुई जांच से कर दी और अदालत कक्ष के अंदर और बाहर जांच में पैदा की गई बाधाओं को अभूतपूर्व बताया। मुख्यमंत्री के आचरण पर हैरानी जताई गई, जहां 2,742 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में जुटी ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस प्रशासन के व्यवहार से वो स्तब्ध हैं। ईडी का दावा है कि राज्य के मुख्य सचिव, डीजी और पुलिस कमिश्नर सहित पुलिस कर्मियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने तलाशी अभियान रोका। ईडी का दावा है कि जांचकर्ताओं को धमकाना, डराना और जब्त किए गए दस्तावेजों को छीनना डकैती के बराबर है। एजेंसी ने हथियारों के साथ 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जांच में बाधा डालने के कारण डकैती की धाराएं जोड़ने की मांग की। ईडी ने मुख्यमंत्री, डीजी, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। ईडी ने आरोप लगाया कि उनके कब्जे से दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल जबरन छीन लिए गए। एक अधिकारी का लैपटॉप मुख्यमंत्री के साथियों ने 2 घंटे तक अपने पास रखा। नियम के मुताबिक पंचनामा तक नहीं बनाने दिया गया। पिछले शुक्रवार को वकीलों के हंगामे के कारण न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष को सुनवाई छोड़कर जाना पड़ा। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सौंपकर दावा किया कि तृणमूल समर्थक वकीलों ने सुनियोजित तरीके से सुनवाई रुकवाई थी। इसी के मद्देनजर कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि आज की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए जिससे भविष्य में कोई भी राजनीतिक नेता कानून हाथ में लेकर जांच में बाधा ना डाल सके। आज हाईकोर्ट की सुनवाई ये तय करेगी कि आईपैक मामले को किस दिशा में आगे लेकर जाया जाएगा। आईपैक में छापे का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये केस है। अब जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट पिटीशन में ईडी ने क्या कुछ कहा। वहीं वर्ष 2020 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। अवैध कोयला खनन और चोरी के आरोप में इस एफआईआर को दर्ज किया गया। जो रिट याचिका में तमाम बातें कही गई हैं, एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस पर जांच शुरू की है। वहीं नवंबर 2020 में जो प्रवर्तन निदेशालय है उसकी जांच शुरू की गई। अनूप माझी उर्फ लाला कोयला जो है उसमें तस्करी का मुख्य आरोपी बनाया गया। अब अगर बात कोयला घोटाले की जाए तो करीबन 2,742 करोड़ रुपए का ये बड़ा अमाउंट था जिसका घोटाला था। अवैध रूप से कोयले को निकाला जाता था, फिर उसको बेचने का काम किया जाता था। और वहीं दीपक अग्रवाल को अगर बात की जाए, उनकी जो भूमिका है वो ईएसएल की खदानों से इस कोयले को बेचा करता था। शाकंभरी ग्रुप का जो मालिक है वो दीपक अग्रवाल था और उन्हीं के घर से और उनके अगर हम ऑफिस की बात करें तो छापेमारी के हवाले से कई ऐसी संदिग्ध जानकारियां सामने आई। அனைத்து பகுதிகளிலும் இருக்கக்கூடிய நாடும் உலகமே இந்த பொங்கல் பண்டிகையை மிக சிறப்பாக கொண்டாடுகிறது. உழைப்பின் மேன்மை, இயற்கையின் பெருமை, நன்றியின் அளவு, உறவின் அழகு, மண்ணின் மனம், பண்பாட்டின் வண்ணம். பொங்கல் பண்டிகையை நம்மோடு இணைந்து கொண்டாடுவதற்காக நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் விழா நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தர இருக்கின்றார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தரும்போது பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற கலைஞர்கள் நாதஸ்வரம் இசைத்தம் கொண்டாடுவதில்லை. தமிழர்கள் வாழக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளிலும் இருக்கக்கூடிய நாடும் உலகமே இந்த பொங்கல் பண்டிகையை மிக சிறப்பாக கொண்டாடுகிறது.
भगवन्ती देवी सुहवामे अस्तु अन्नं प्राणमन्नमपानमाहुः अन्नं मृत्युं உழைப்பின் மேன்மை, இயற்கையின் பெருமை, நன்றியின் அளவு, உறவின் அழகு, மண்ணின் மனம், பண்பாட்டின் வண்ணம். பொங்கல் பண்டிகையை நம்மோடு இணைந்து கொண்டாடுவதற்காக நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் விழா நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தர இருக்கின்றார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தரும்போது பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற கலைஞர்கள் நாதஸ்வரம் இசைத்தம் கொண்டாடுவதில்லை. தமிழர்கள் வாழக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளிலும் இருக்கக்கூடிய It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion. It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion. It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion. It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion. It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion. It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion. It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion. It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion. It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion. It carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress. இத்துடன் பொங்கல் படைத்து உழவு தொழிலுக்கும் உழைப்பிற்கும் 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 பணிவன்புடன் வரவேற்கின்றோம். माननीय प्रधानमंत्री जी, समस्त देशवासियों की ओर से आपको पोंगल के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. Ladies and gentlemen, first of all, we start with felicitation of Honorable Prime Minister, मैं श्री जी किशन रेड्डी, Honorable Union Minister of Coal and Mines को माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल प्रदान कर आमंत्रित करती हूँ. और now श्री के राम मोहन नायडू,
felicitating Honorable Prime Minister, and now it's Dr. L. Murugan felicitating Honorable Prime Minister, who's being presented with a memento as well. It's a gift of Pongal for Honorable Prime Minister. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி மரியாதை செய்யப்பட்டது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. வணக்கம். இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है. दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं. उसमें मैं भी एक हूं. इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है. इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है. साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है. इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है. मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला. मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की. वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा. मैंने उसे महसूस किया. जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था. हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है. इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है. मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं
उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर
हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल नलवा अकड़क्तुक्कल वाळगा तमिल वळगा भारतम। एक बार फिर आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री पोंगल के इस विशिष्ट त्यौहार पर जहां पहुंचे और उन्होंने इस मंच के संबोधन से कई अहम बातें इस त्यौहार के अनुरूप कही हैं। आइए सबसे पहले आपको उन बातों के बारे में बताते हैं कि आखिरकार क्या अहम बातें प्रधानमंत्री ने आज साझा की इस विशिष्ट त्यौहार को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज पोंगल एक वैश्विक त्यौहार बन चुका है और साथ ही इसे मनाना हर भारतीय के लिए एक सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों की जब हम बात करते हैं तो वो तमिल है और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे इस सुखद अनुभूति को आपस में बांटना एक साझी विरासत के समान है। तमिल संस्कृति पूरे भारत की एक साझी विरासत का अनुरूप है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से प्रकृति और परिवार में एक संतुलन बनाया जा सकता है, उसका रास्ता कैसे बनाया जाए, ये पोंगल का पर्व हमें सिखाता है, बताता है। उन्होंने कहा कि हमारा किसान राष्ट्र निर्माण का मजबूत साथी है और पोंगल का यह त्यौहार इसी का परिचायक भी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगली पीढ़ी के लिए किस तरह से मिट्टी को स्वस्थ रखना है ये सबसे ज़रूरी है और किसानों के सशक्तिकरण के लिए जब हम बात करते हैं सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से जो तमिल समुदाय से बड़े लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो उसे बड़ी उत्साह से मनाते हैं और अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना बहुत अहम हो जाता है जब हम पोंगल की बात करते हैं, क्योंकि फसलों को उगाने के लिए जिस तरह से मिट्टी की जो उर्वरता है उसकी ज़रूरत है, उस मिट्टी को सहेज कर संरक्षित करना बहुत अहम हो जाता है। तमिल संस्कृति कैसे सदियों को जोड़ती आई है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति पूरी मानवता की सांझी विरासत है और तमिल संस्कृति में किसानों को जीवन का आधार माना गया। भारत भविष्य को लेकर भरोसे के साथ भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि कैसे ग्लोबल फेस्टिवल के रूप में अब पोंगल को पहचान मिली है वैश्विक पटल पर भी और तमिल को जिस जीवित संस्कृति के रूप में प्रधानमंत्री ने माना, इसमें किसान राष्ट्र निर्माण की एक धुरी है। इस बात को पोंगल इंकित करता है, परिलक्षित करता हुआ नजर आता है, क्योंकि किसानों का सशक्तिकरण जो है वो कैसे भारत के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की उस परिसंकल्पना को सिद्ध करता हुआ नजर आता है। क्योंकि पोंगल ये सिखाता है कि कैसे संतुलन बनाना है समृद्धि और परंपरा को साथ लेकर जाते हुए। नित्य नया नूतन चिर पुरातन, इस भाव के साथ पोंगल पीढ़ियों के साथ मनाया जाता है, मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा। तमिल संस्कृति आगे का रास्ता तो दिखाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं वो जब प्रधानमंत्री इस विशिष्ट अनुष्ठान में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के यहाँ पोंगल के इस पारंपरिक पर्व को मनाने के लिए वो यहाँ पर शामिल हुए और ये तस्वीरें उसी विशिष्ट अनुष्ठान की तरफ आप देख रहे हैं। जिस तरह से पोंगल में जो प्रसाद बनाया जाता है उस प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये वितरण ये बताता है कि किस तरह से आपस में समृद्धि, खुशहाली, सद्भाव को लेकर हम आगे जाते हैं। और तमिल संस्कृति से जुड़े लोग बड़े उत्साह के साथ इस पोंगल को मनाते हैं, क्योंकि जिन फसल की कटाई के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है, राष्ट्र का अन्नदाता जब मुस्कुराता है तो आप भी मुस्कुराते हैं, आपकी थाली में वो खाना भी मुस्कुराता है। और पोंगल मनाना कितने सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो तस्वीर को हम साझा करते हैं कई अलग अलग लेवल्स पर, आप समझ सकते हैं कि ये उसका
बहुत अहम परिचायक है कि पोंगल किस तरह से मनाया जा रहा है। यहाँ जब हम गौ माता को प्रणाम करने की बात करते हैं कि किस तरह से ये किसानों के लिए कितना अहम आधार है जब हम फसलों की उत्पादकता की बात यहाँ करते हैं। तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल का उत्सव जो कहीं ना कहीं हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जो खाना हमारी थाली में आता है उसके लिए हम ईश्वर का, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो ये फसल किस तरह से जब किसान उगाता है तो वो हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है। ये एक कृतज्ञता का भाव है, जिस कृतज्ञता के भाव के साथ हम पैदावार को बढ़ाने से जुड़ी जो तमाम केंद्र बिंदु हैं, तमाम जो मापदंड हैं, उन्हें धन्यवाद करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री इस विशिष्ट पारंपरिक अनुष्ठान का हिस्सा बनते हुए नजर आए और खास तौर पर तमिलनाडु में किस तरह नववर्ष के प्रारंभ को पोंगल के साथ जोड़ा जाता है। चावल और दूध से जो प्रसाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं भाग लेते हुए नजर आए और उसी वजह से जब अच्छी तरह उबाल कर इसे बनाया जाता है, चावल और दूध, इसमें गुड़ डाला जाता है और फिर इसी मिठास को आपस में बांटा जाता है। और मिठास क्यों ना हो, ये मिठास है संस्कृतियों के मेल की, ये मिठास है आपके और हमारे समृद्ध भविष्य की, ये मिठास है आपके और हमारे उस भाव को सशक्त करती हुई कि हम भारतवासी, चाहे हमारे अलग अलग भाषाई तौर पर अलग हों, लेकिन हम एक ही हैं। और यहाँ विशिष्ट आप इस पूजा अर्चना में प्रधानमंत्री को इस अनुष्ठान में शामिल होते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर इस पूरे, अगर हम त्योहार को, इस पूरे अनुष्ठान को देखें तो यहाँ पशुओं की पूजा भी की जाती है। जिस तरह से हमने देखा कि गौ माता को प्रणाम किया गया, उन्हें फूल माला पहनाई गई और ये अनुष्ठान जो है ये कृतज्ञता के उस भाव को कहीं ना कहीं परिलक्षित करता हुआ नजर आता है कि जब हम माँ प्रकृति को, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है माँ प्रकृति के प्रति, और उस माँ प्रकृति को हम प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं और ये सम्मान जो है वो हम दर्शाते हैं इस तरह के अनुष्ठान को आगे ले जाते हैं। और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जितने तमाम डीडी न्यूज़ के मंच से ये दर्शक इस विशिष्ट कार्यक्रम को देख रहे हैं कि कैसे इस अनुष्ठान के जरिए हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति की जो पाचन क्षमता है वो अपार है। वो अपार क्यों है? क्योंकि उसमें तमाम संस्कृतियों का मेल है। और ये जो हम अनुपम दृश्य यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर खुद जिस तरह से पशुओं की पूजा की जाती है, जो कहीं ना कहीं किसान के मित्र हैं, उसके दोस्त हैं, क्योंकि आप जिस फसल को उगाने की बात कर रहे हैं, जिस फसल के उगने के बाद उसकी कटाई होती है, फिर उसके बाद वो खाना आपकी थाली तक पहुंचता है, तो ये भाव है किसानों को धन्यवाद करने का। और इसीलिए जब हम मिट्टी को, माँ भारती को प्रणाम करते हैं, उस लिहाज से भी आज का ये जो दिन है ये बहुत अहम माना जाता है। जहाँ किसान नई फसल के रूप में इसे धन्यवाद स्वरूप मनाते हैं, पशुओं की पूजा की जाती है, यहाँ इस तरह का भोज तैयार किया जाता है। वो कितना अच्छा दृश्य हम आपको भी दिखा रहे थे कि किस तरह से जब इस मिठास को आपस में बांटा जाएगा तो आपको एक सुखद अनुभूति होगी इस त्यौहार को लेकर। आप कई अपनी विशिष्ट यादों को याद करेंगे कि हाँ, बचपन में इस तरह से किया जाता था। और फिर इसी तरह की कहानियाँ आप आने वाली पीढ़ी को भी सुनाएंगे। आप देख सकते हैं जो ये बहुत ही प्रसिद्ध तौर पर जो दूध और चावल से प्रसाद बनाया जाता है, उसमें प्रधानमंत्री भी चावल डालते हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रसाद लोगों में बांटा जाता है इसके अनुरूप कि इस खुशी को, कहते हैं ना कि खुशी तो बांटनी चाहिए, खुशी बांटने से और बढ़ती है। और असल में ये 4 दिवसीय त्यौहार है, यानी कि 4 दिनों तक मनाया जाता है। और जहां हम भगवान सूर्य को, कि भगवान सूर्य, प्रकृति और पशुओं के प्रति हम कृतज्ञता का भाव दर्शाते हैं। कभी कभी हम बहुत अनथैंकफुल हो जाते हैं, तो ग्रैटिट्यूड, यानी कि जब आप थैंक्स करते हैं यूनिवर्स को, तो उसी ग्रैटिट्यूड के बदले यूनिवर्स आपकी सब बात सुनता है। यानी कि ये जो कृतज्ञता का भाव है ये आपको, आपके व्यक्तित्व को तराशता है, उच्च बनाता है। और यही तो हमारे त्योहारों की खूबसूरती है, जिस खूबसूरती के लिए भारत जो है, भारतीय जो हैं वो हर जगह पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं। और ख़ास तौर पर
अगर जो पहला दिन यानी कि अगर हम 14 जनवरी की बात करें तो ये भोगी पोंगल, जहां इसे इंद्रदेव को समर्पित माना जाता है। साथ ही फिर सूर्य पोंगल और उसके बाद मट्टू पोंगल जहां पशुओं की पूजा यानी कि तीसरा दिन, और चौथा कन्या पोंगल है जहां कैसे पारिवारिक रिश्तों को जोड़कर, संजोकर, संरक्षित करके भोज आयोजित किया जाता है। तमाम जो रिश्तेदार हैं उन्हें बुलाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है। तो एक फेस्टिव आप देख सकते हैं, 4 दिन का पूरा ये फेस्टिव मूड है जहां हम नए साल के आगाज़ को मानते हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह के पकवान आप देखिए कि अलग अलग तरह के पकवान आपको यहाँ पर खाने को मिलेंगे जो तमिल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और इस जैसे हम खीर बनाते हैं उसी तरह का पोंगल का प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। लेकिन भाव वही है, भाव है मिठास का, भाव है एकता का, भाव है भाईचारे का, भाव है सद्भाव का, जो हमें आपस में जोड़ता है। और वो कहते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो क्यों इतनी ज़्यादा अहम और सशक्त मानी जाती है भारत में, क्योंकि यहाँ पर हम प्रकृति और परिवार के संतुलन की बात करते हैं। और ये संतुलन बहुत ज़रूरी है, हम अपने दर्शकों को बताएं, उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जब भी किसी मल्टीलैटरल फोरम पर होते हैं, आप देखिए दृश्यों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उस बैलेंस को बनाना माँ प्रकृति के लिए कितना ज़रूरी है। और ये बैलेंस कैसे बनेगा? ये बैलेंस बनता है जब हम परंपरा और प्रकृति और विकास इन तीनों को साथ लेकर चलते हैं। परंपरा भी नहीं छूटनी चाहिए, विकास भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन त्योहारों से जुड़ी तमाम कहानियाँ, मतलब आज अगर हम किसी बच्चे से पूछे तो उसे पोंगल का अर्थ समझाना, बताना कितना ज़रूरी है, ताकि एक जुड़ाव संस्कृति का आपके साथ हमेशा रहे। क्योंकि वो कहते हैं कि आप जाने जाते हैं अपने विरसे से, अपनी विरासत से, और वो विरासत में दिए हुए त्योहार हैं, वो कहानियाँ हैं, वो तमाम अनुष्ठान हैं जिनसे भारतीय जुड़े हुए हैं। और उसी का आज एक दिन है जहाँ पोंगल, चाहे तमिल संस्कृति की अगर हम बात करें तो, लेकिन ये पूरी साझा भारत की संस्कृति है। इसलिए तो काशी तमिल संगमम में हम देखते हैं कि कैसे काशी के तार तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत से जुड़ते हुए नजर आते हैं, और उत्तर और दक्षिण का ये सेतु कैसे पूरे भारत को एक माला में पिरोता है। अब माला के मोती भले ही अलग अलग हों, पर जुड़कर तो वो एक ही सिरे से जुड़कर वो पूरी माला बनती है। और भारत की संस्कृति का ताना बाना इन अलग अलग जो सभ्यताएं हैं उन्हीं के इर्द गिर्द तो बुना गया है। जहां हम आज एक तरफ पोंगल मना रहे हैं, मकर संक्रांति है, एकादशी है, बिहू मनाया जाता है। यही तो खूबसूरती है भारतीय संस्कृति और सभ्यता की, जिसे हम संजोते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, जिस पर हम हर्षोल्लासित होते हैं, हम आह्लादित होते हैं, प्रसन्नता होती है, ये गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। और यही संस्कृति की जो ऊर्जा है वो आपके व्यक्तित्व में ऐसा संचार करती है। आप उसी सकारात्मक स्वरूप के साथ, आपने देखिए इतने बड़े सकारात्मक सोच के साथ, खुशी के साथ, कितने मनोहार के साथ इस प्रसाद को बनाया। अब आपने इसी मनोभाव के साथ बनाया, आप इसी को ऐसे बांटेंगे तो जो मिठास आपने क्रिएट की वो मिठास आपने बांटी, और वही बांटते बांटते वो कहते हैं ना कि आप इसे बांटते चलिए। तो पोंगल महोत्सव में प्रधानमंत्री ने भाग लिया। तमिल संस्कृति से जुड़े लोग जिस तरह पोंगल उत्साह से मनाते हैं, आज हर कोई इस त्योहार को मनाता है। अगर आपका कोई ऐसा जो दोस्त होगा जो इस संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता होगा, वो पक्का आपके लिए प्रसाद के रूप में आज लेकर आएगा। आप जब उससे खाएंगे तो आप उससे पूछेंगे कि आखिरकार इस विशिष्ट अनुष्ठान की, इस विशिष्ट पहचान की आखिरकार अहमियत क्या है। तो जब इस अहमियत को आप समझेंगे, उसे समझाएंगे, तो सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल के पर्व की शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि अब धरती माँ हमें बहुत कुछ देती है, इसीलिए इससे जुड़े कई अभियान चलाए गए। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज पोंगल के इस अवसर पर किया। उन्होंने कहा एक पेड़ माँ के नाम, जो इस अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और कैसे धरती जो हमें देती है, अब माँ भारती से बहुत कुछ लेते हैं, लेने के बाद किस तरह से उसे सहेजा जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए, उस भाव को भी बहुत सशक्त तरीके से ये त्योहार परिभाषित करता है। और इसी परिभाषा को हमें समझना होगा कि
राष्ट्र में जो अन्नदाता है, किसान है, अगर वो मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कान आती है अपनी फसल को देखकर, वो मुस्कुराएगा तो आपकी थाली तक जो खाना पहुंचता है वो भी मुस्कुराता है। इसलिए आज का दिन कृतज्ञता का भाव भगवान सूर्य के प्रति, सनातन संस्कृति, साथ ही साथ पशुओं के प्रति, राष्ट्र के किसान के प्रति आज का ये दिन कि जिस अन्न के दाने को हम खाते हैं उसे हम नमन करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मुझे आज एक बहुत छोटा सा एक वाक्य याद आ रहा है कि संत कवि तिरुवल्लुवर हुआ करते थे और जब भी वो खाना खाने बैठते थे तो हमेशा खाना खाने के साथ जो चावल है, अगर वो चावल खा रहे हैं तो एक पानी का ग्लास और एक सुई साथ में रखते थे। तो एक बार उनकी धर्मपत्नी ने पूछा उनसे कि आखिरकार महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि अगर एक भी दाना गिरता है तो मैं उसे सुई से उठाकर पानी में डाल देता हूँ ताकि वो व्यर्थ ना जाए। आप समझिए कितनी महत्वता है जब हम बात करते हैं खाने की। खाने को जब हम पूजते हैं, और ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, तो आज का ये दिन कृतज्ञता के भाव से जुड़ा हुआ नजर आता है और ये भाव हम आने वाली पीढ़ियों को भी भेजें, उन्हें भी समझाएं कि किसी को थैंक्स करना, वो कहते हैं ना, अगर अपने दिन की शुरुआत ही ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता के भाव से करें। और पोंगल इसी बात को दृष्टव्य करता है, परिलक्षित करता है। आपकी मेहनत, लगन, उसको भी कहीं ना कहीं सर झुकाकर प्रणाम करने का आज का दिन। बिना मेहनत के तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं। और खास तौर पर इस त्योहार को इसी सोच के साथ मनाने का भाव और कैसी सांस्कृतिक एकता की ये ऊर्जा है ना, तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। और ये ऊर्जा आपको कैसे जोड़ कर रखती है। आप दो विंडोज में अलग अलग दो दृश्य देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री किस तरह से जो गौ माता हैं उन्हें प्रणाम करते हुए और किस तरह से उनकी पूजा करते हुए नजर आए। यहाँ पर विशिष्ट अनुष्ठान में वो प्रसाद बन रहा है। और तमिल संस्कृति में किसान के जीवन के आधार के रूप में फसल कितनी अहम साथी है उसकी, क्यों ना हो, क्योंकि उसके साथ तो कई वक्त जो है किसान बिताता है। और ये किसानों के सशक्तिकरण का भी परिचायक है। वो हम कहते हैं ना, पर क्रॉप मोर ड्रॉप, जो डबल डिजिट इनकम है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अब किसानी खेती में जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती से कई जुड़े सम्मेलन भी होते हैं जिन्हें हम आज पोंगल के माध्यम से समझ पा रहे हैं। और थाली आपकी अगर भर रही है तो कोशिश सरकार की है कि किसान की जेब भी खाली ना हो। और इसीलिए कई ऐसी योजनाएं जो किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाती हैं, वो चलवाई गई हैं। और इसीलिए भारत का भविष्य, हमने देखा था कि कोविड में कई ऐसे सेक्टर्स से जिसमें जो विकास दर है वो काफ़ी डिप कर गई थी, दबाव में थी, लेकिन तब भारत में साथ दिया किन्होंने? किसानों ने। और आज किसानों को नमन करने का, सूर्य भगवान को नमन करने का, इस अनुष्ठान के प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाने का एक अहम दिन, जहाँ पोंगल एक वैश्विक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, पारंपरिक तौर पर इस अनुष्ठान का हिस्सा बनते हुए प्रधानमंत्री जब पूजा हो रही है, वो कहते हैं कि जिस भाव से, जिस मनोहार से आप इस पूरे प्रसाद को मना रहे हैं, और इस प्रसाद को मनाने के बाद किस तरह से इसे जो लोग हैं वहाँ पर उनमें वितरित किया जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और ये रंगोली बनाई गई है। और वो जब हम भारतीयों में किस शुभ दिन की बात करते हैं, शुभ अवसर की बात करते हैं, तो ये तरीका है रंगोली बनाकर अपनी उस खुशी को जाहिर करने का। और इस रंगों से हम, रंग भले ही अलग अलग हों, लेकिन भावना और आपके जो भाव हैं वो इसी सुखद अनुभूति को परिभाषित करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भारत को वसुदेव कुटुंबकम के साथ आगे लेकर जाती हुई। तो आप देख सकते हैं कैसे इस पूरी खिड़की नुमा दरवाजे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। नववर्ष के इस प्रारंभ की बात की जाती है और जब भी कोई त्यौहार, कोई अनुष्ठान जब मनाया जाता है तो अपने हम घर को किस खूबसूरती से सजाते हैं, इसको भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस विशेष अनुष्ठान में भाग लेते हुए अगली पीढ़ी के लिए किस तरह मिट्टी के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना बहुत अहम है,
क्योंकि अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल की पैदावार अच्छी होगी, फसल की पैदावार अच्छी होगी तो माँ प्रकृति खुश होगी, माँ प्रकृति खुश होंगी तो जिस जीवन को हम आगे ले जाने की बात करते हैं, जिस आत्मनिर्भर भारत वो हम वैश्विक पटल पर देखते हैं, जिस विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को सिद्ध करने की बात करती है, तमाम संकल्प सिद्ध होते हुए नजर आते हैं। इसलिए तो भारत एक अलग पहचान के साथ नजर आता है। Which carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion which carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion which carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion which carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion which carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a momentous occasion which carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a moment. तो आप इन दृश्यों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से विशिष्ट अनुष्ठान में शामिल होते हुए नजर आए पोंगल के इस पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।